तो स्टार्ट करते हैं। ओके। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो सेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसमें हम सीखेंगे कि मुस्कान और एनक्यूएस ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते क्या है बेसिकली। तो कोई भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हमारा या मुस्कान स्टैंडर्ड जो भी डेवलप हुए हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किए गए हैं। इन्हीं स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हमें अब अपनी स्वास्थ्य संस्थाओं को डेवलप करना है। स्वास्थ्य संस्थाओं को इस स्टैंडर्ड्स के अनुरूप डेवलप करने की क्यों जरूरत पड़ी है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन हो रहा है कि आखिरकार ऐसा क्या मिरेकल हो गया या ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई कि अब सब स्वास्थ्य संस्थाओं को हमें क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग डेवलप करना है। ठीक है। तो सर इसका मुख्य कारण ये है कि आप देख पा रहे होंगे अगर अपनी स्क्रीन में, तो मुख्य कारण ये है कि भारत सरकार द्वारा ऑलमोस्ट 5.6 लाख करोड़ 5.6 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं स्वास्थ्य के ऊपर। और अगर गवर्नमेंट ये ऑल ओवर इंडिया का डेटा है, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें तो 2.3 लाख करोड़ यानी 2.3 लाख करोड़ रुपीस खर्च हो रहे हैं। और अगर हम अपने मध्य प्रदेश की बात करें तो ऑलमोस्ट 65,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं हर साल, जिसमें आपकी सैलरी, अस्पताल का स्ट्रक्चर, इक्विपमेंट्स और बाकी दवाइयाँ, कंज्यूमेबल्स, सारी चीजें, ये प्रशिक्षण, सारी चीजें मिला के अगर इतना खर्च होता है, इतना पैसा खर्च करने के बाद आप देखिए कि आपका आउटपुट क्या है, यानी हमारे सिस्टम का हम आउटपुट क्या दे रहे हैं। तो हम एमएमआर में ज्यादा है, हम आईएमआर में ज्यादा है, अंडर 5 मोर्टेलिटी ज्यादा है, पेशेंट की छोटे छोटे एरर्स के कारण डेथ हो जाती है। इन सब डेथ को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड डेवलप किए गए, जिनको बोलते हैं हम सबसे पहला एनक्यूएस। एनक्यूएस में पूरे अस्पताल को विकसित करते हैं। फिर उसका एक छोटा पार्ट हुआ मुस्कान। मुस्कान में हम पीडियाट्रिक सर्विसेज को सुधारते हैं। और उसका एक छोटा पार्ट हुआ लक्ष्य, जिसमें हम सिर्फ लिवर रूम की सर्विसेज को सुधारते हैं। तो इन सर्विसेज को सुधारने के लिए ही ये स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि भारत जैसी कंट्री, जो कि LMICS कंट्री यानी लोअर टू मिडिल इनकम ग्रुप कंट्री है, वहां पर लगभग 16 लाख जो डेथ हो जाती हैं प्रति वर्ष। और ये डेटा थोड़ा पुराना है, अगर अभी लेटेस्ट हम 2023-24 की बात करें तो ऑलमोस्ट ये डबल होगा। तो अगर 16 लाख डेथ हो जाती हैं पर ईयर, और सिर्फ उसका ये रीजन है कि हमारी स्वास्थ्य संस्था में जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है वो बहुत पुअर है, कहीं ना कहीं हम ऐसे एरर्स कर देते हैं जिससे कि पेशेंट की डेथ हो जाती है। और ये एरर्स ऐसा नहीं है कि अवॉइडेबल नहीं है, बिल्कुल अवॉइडेबल है, लेकिन हमारा सिस्टम करेक्ट नहीं है, चेक पॉइंट्स हमने डेवलप नहीं किए, इस कारण ऐसे एरर्स होते हैं। ठीक है। जैसे हम कार ड्राइव करते हैं, तो हमारी कार खराब ना हो या हमारी कार से हमें कोई क्षति ना पहुंचे, तो हम क्या करते हैं, उसमें उसका एयर प्रेशर चेक करवाते रहते हैं, मंथली या क्वार्टरली उसका एक बार दिखवाते रहते हैं, ईयरली उसकी सर्विसिंग करवाते रहते हैं। क्लियर ना? तो इससे ये प्रूफ होता है कि हमारी कार कंफर्टेबल चल रही है। ठीक। इसी तरह से क्वालिटी स्टैंडर्ड अगर हमारे हॉस्पिटल में इम्प्लीमेंट होते हैं, तो जो मानव के द्वारा होने वाले एरर्स हैं वो कम हो जाते हैं। चेक पॉइंट्स अगर हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो कम हो जाते हैं, और अगर वो कम हो जाते हैं तो डेथ नहीं होती है। ठीक है। तो इसलिए क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है। कितने लोग एग्रीड करते हैं कि अस्पताल में चाहे वो बहुत अच्छे सर्जन हो या बहुत अच्छे पीडियाट्रिशियन हो या बहुत अच्छे मेडिकल स्पेशलिस्ट हो या हमारी बहुत अच्छी नर्सिंग ऑफिसर हो,
लेकिन कहीं ना कहीं उनसे एरर होने के चांसेस होते ही होते हैं। इससे कितने लोग एग्रीड करते हैं? होते हैं या नहीं होते हैं? जी जी सर, होते हैं। बाकी लोग भी आंसर करेंगे तो अच्छा लगेगा। आवाज से बोल सकते हैं वहां से पीछे से। आप एग्री करते हैं ना कि आपसे एरर होने के चांसेस होते हैं? ग्रुप में शेयर में। सभी लोग सुन पा रहे हैं ना आवाज को हमारी? सभी लोग सुन पा रहे हैं। अच्छा, तो आपसे जब आप रूटीन में अस्पताल में वर्क करते हैं तो आपसे एरर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, यानी मिस्टेक्स हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं काम करते समय? हो सकती हैं। यस, एरर पॉसिबल है। एक अभी मैं आपको 2 दिन पहले की घटना बता रहा हूँ। एक हाँ, एक अस्पताल में एक पेशेंट को, महिला पेशेंट को राइस ट्यूब डाली गई। राइस ट्यूब डालने के बाद हम चेक करते हैं ना कि राइस ट्यूब हमारी सही जगह है कि नहीं है। कौन सा साउंड सुनते हैं? मेरी आवाज आ रही है सभी तक? बिल्कुल आ रही सर। तो बाकी लोग आंसर भी करें। जब हम किसी पेशेंट को राइस ट्यूब डालते हैं तो हम कौन सा साउंड सुनते हैं? जी, एयर साउंड। एयर साउंड सुनते हैं। ठीक है, कहाँ पर सुनते हैं? एब्डोमेन में सुनते हैं। ठीक है ना? ठीक है। बॉबल साउंड सुनते हैं उसके कि किस टाइप से है। ठीक है ना? जी। तो हम एक एक बिल्कुल अभी 2 दिन पुराना केस बता रहा हूं मैं आपको कि एक महिला को राइस ट्यूब डाली गई। राइस ट्यूब डालने के बाद किसी ने भी ये नहीं सुना कि उसका राइस ट्यूब सही जगह डला है या नहीं डला है। राइस ट्यूब हमारा सही जगह डला हुआ है, बबल साउंड सुन के ही हम समझ सकते हैं। ठीक है ना? और वो सर्जन थे, जिन्होंने डाला था वो सर्जन थे। ठीक है, ऑलमोस्ट आप समझेंगे कि सर्जरी करते हुए 25 साल का तो एक्सपीरियंस हो चुका है उनको। और उन्होंने एक महिला को राइस ट्यूब डाली और उसका साउंड नहीं सुना, और वो राइस ट्यूब उनको उस महिला के लंग्स में चली गई। महिला के लंग्स में चली गई, उसको सेप्सिस हो गया, निमोनिया डेवलप हो गया उसको, और पेशेंट की डेथ हो गई। जब रूट कॉज मेरे द्वारा जांच में देखा गया तो पता चला कि उसकी राइस ट्यूब तो लंग्स में पड़ी थी। अब आप सोचिए कि छोटे छोटे एरर्स इसी तरह होते हैं और पेशेंट को डेथ तक में पहुंचा देते हैं। तो इन्हीं एरर्स को रोकने के लिए हमें क्वालिटी स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी होता है। क्लियर? तो मुस्कान स्टैंडर्ड्स जो है ये आपके पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में होने वाले एरर्स को रोकेंगे। मुस्कान का मुख्य उद्देश्य है कि हम बच्चों की डेथ को रोकें और मॉर्बिडिटी को, मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी, मॉर्टेलिटी ज्यादा खतरनाक है कि मॉर्बिडिटी ज्यादा खतरनाक है? आंसर करेगी टीम। मॉर्टेलिटी ज्यादा खतरनाक है कि मॉर्बिडिटी ज्यादा खतरनाक है? सर मोर्टलिटी। जी, मोर्टलिटी। मॉर्टेलिटी। बाकी लोग आंसर करेंगे, मॉर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी ज्यादा खतरनाक है? मॉर्टेलिटी से। मॉर्टेलिटी। बाकी लोग आंसर करेंगे, और एक साथ बोल सकते हैं सभी लोग। यस सर, मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी। अच्छा, ठीक है। आपको एक बार पिन चुभाया जाए तो ज्यादा कष्ट होगा, या एक, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ना सभी लोग? जी सर। ओके, तो आपको एक साथ 10 पिन चुभाया जाए तो ज्यादा कष्ट होगा, कि आपको एक पिन 100 बार चुभाया जाए तो ज्यादा कष्ट होगा, अलग अलग टाइम में?
आंसर करेंगे? बार बार सर चुभाया जाएगा तो दर्द ज्यादा होगा, यस। तो मॉर्टेलिटी है कि एक बार 10 पिन चुभा दो, और मॉर्बिडिटी है कि एक पिन 10-10 बार चुभाओ, ठीक है ना। तो मॉर्बिडिटी ज्यादा डेंजरस होती है। मॉर्टेलिटी में तो बच्चा चला गया, ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ। मॉर्बिडिटी में ज्यादा उसकी लाइफ खराब हो जाती है, माता पिता के लिए भी हो जाता है और बच्चे के लिए भी हो जाता है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि अगर हमने पार्टोग्राफ नहीं भरा सही और बच्चा फीटल डिस्ट्रेस में गया, एस्फेक्सिया हुआ, तो एस्फेक्सिया के कारण बच्चे को क्या सबसे ज्यादा डेवलप हो सकता है? पीडियाट्रिशियन बताएंगे। सीपी, सीपी डेवलप हो सकता है। क्लियर? तो एक बार अगर सीपी डेवलप हो गया तो बच्चे की लाइफ तो हेल हो गई ना, सर। बिल्कुल ना। तो वो जब तक यहाँ रहेगा वो प्रॉपर चाइल्ड नहीं रहेगा, वो स्पेशल चाइल्ड की कैटेगरी में आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह के जो एरर्स होते हैं, जैसे स्पेक्सिया, ये प्रिवेंटेबल है, लेकिन हमारी छोटी सी गलती के कारण फीटल डिस्ट्रेस और स्पेक्सिया हो जाता है और बच्चों को सीपी डेवलप हो जाता है। क्लियर? तो ये सर। मॉर्बिडिटी कहलाती है, इनको रोकना ज्यादा जरूरी होता है। क्लियर? तो इनको हम इन्हीं क्वालिटी स्टैंडर्ड से रोक सकते हैं, क्वालिटी ऑफ केयर पेशेंट की इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन हमारे पास डेवलप होंगी, ठीक है ना। चाइल्ड फ्रेंडली सर्विसेज हमारे को डेवलप करनी होंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजों को डेवलप करने के लिए हमें मुस्कान स्टैंडर्ड्स अपने अस्पताल में, अपने डिपार्टमेंट में की यूनिट्स में, पीडियाट्रिक यूनिट्स, एसएनसीयू यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने हैं। मुस्कान स्टैंडर्ड्स के जो डिपार्टमेंट हैं वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ओपीडी, पीडियाट्रिक वार्ड, एसएनसीयू और एनआरसी है। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यानी हमारे जो सिविल हॉस्पिटल होते हैं, यहाँ पर पीडियाट्रिक ओपीडी, पीडियाट्रिक वार्ड और एनबीएसयू होता है। और जो सीएससी है, यहाँ पर भी 3 डिपार्टमेंट हम ले सकते हैं, पीडियाट्रिक ओपीडी, एनबीएसयू, एसएनसीयू, ठीक है ना। तो इस तरह से हम डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करके मुस्कान सर्टिफिकेशन की ओर ले जा सकते हैं। हमारा पहला उद्देश्य होता है कि हम संस्था को मुस्कान स्टैंडर्ड के अनुरूप विकसित करें, और दूसरा, हम अपनी सर्विसेज हमारी बेंचमार्क के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, वो हम नेशनल सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं। हम फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टीम आती है और उसको वेरीफाई करके बताएगी कि हमारी सर्विसेज बेंचमार्क के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं कि हम अपने हॉस्पिटल को डेवलप कैसे करेंगे। तो मुस्कान में भी एनक्यूएस की तरह 8 एरिया ऑफ कंसर्न होते हैं। आपके पास चेकलिस्ट है? जी सर। चेकलिस्ट में देखिए कितने एरिया ऑफ कंसर्न लिखे हुए हैं, जी। सभी लोग बताएंगे कितने लिखे हुए हैं। चेकलिस्ट में ऊपर ही लिखा होगा आपको, 8 है सर। 8 है, वेरी गुड। पहला कौन सा है? सर्विस प्रोविजन। ठीक। तो पहले एरिया ऑफ कंसर्न सर्विस प्रोविजन में हम ये देखते हैं कि अस्पताल में कौन कौन सी सर्विसेज होनी चाहिए, यानी आपके पीडियाट्रिक वार्ड, एसएनसीयू में मुस्कान मापदंड के अनुरूप कौन कौन सी सर्विसेज होनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरा स्टैंडर्ड, दूसरा एरिया ऑफ कंसर्न क्या है? पेशेंट राइट्स। पेशेंट राइट। पेशेंट राइट में हम देखते हैं कि आपके डिपार्टमेंट में पेशेंट के क्या क्या राइट है, ठीक है ना। जैसे उसकी प्राइवेसी होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी सर्विसेज हम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ये सारी चीजें हमारे को पेशेंट राइट में आते हैं। तीसरा एरिया ऑफ कंसर्न क्या है? पेशेंट इनपुट्स। इनपुट्स। इनपुट्स में हम देखते हैं कि हम इस इनपुट में हमारे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को चलाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, ठीक है। जैसे
हमारे एसएनसीयू को चलाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है बताएंगे? एसएनसीयू को चलाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है? सर इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए होगा, वार्मर, मॉनिटर्स। वार्मर चाहिए, और क्या चाहिए? सर उसके लिए स्टाफ भी चाहिए। स्टाफ चाहिए, और क्या चाहिए? दवाइयाँ चाहिए, जी सर। ठीक है ना? और साफ सफाई के लिए चाहिए, ठीक है ना? जी सर। तो ये जो जो चीजें हमें अपने डिपार्टमेंट को चलाने के लिए चाहिए, वो सारी चीजें हमारे पास में इनपुट्स में आती हैं। इनपुट्स में लिखे हुए हैं कि स्टैंडर्ड्स की आपके डिपार्टमेंट में इन इन चीजों की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है ना? चलिए। फिर आता हमारा सपोर्ट सर्विस। नेक्स्ट एरिया ऑफ कंसर्न कौन सा है? वेरी गुड। तो सपोर्ट सर्विसेज में आता है कि जो हमने इनपुट्स दिया है वो प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है ना? तो वो हमारा सपोर्ट सर्विसेज में उसके स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है? फिर कौन सा एरिया ऑफ कंसर्न है नेक्स्ट? क्लिनिकल सर्विस। क्लिनिकल सर्विसेज। क्लिनिकल सर्विसेज में स्टैंडर्ड है कि कौन कौन से प्रोटोकॉल्स, क्या क्लिनिकल स्टैंडर्ड होने चाहिए हमारे, इसके स्टैंडर्ड दिए हुए हैं। जैसे एसएनसीयू, एनआरसी, ओपीडी में क्लिनिकल स्टैंडर्ड क्या क्या होने चाहिए, ये हमारे एरिया ऑफ कंसर्न क्लिनिकल सर्विसेज में दिए हुए हैं, ठीक है? नेक्स्ट कौन सा है एरिया ऑफ कंसर्न? इन्फेक्शन कंट्रोल। वेरी गुड। तो इन्फेक्शन कंट्रोल में मिलेगा आपको कि उस विभाग में इन्फेक्शन कंट्रोल संबंधी कौन कौन सी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, ठीक है? फिर आएगा क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट में स्टैंडर्ड मिलेंगे कि हमें पर्टिकुलर अपने विभाग में क्या क्या स्टैंडर्ड, क्या क्या एसओपी, क्या क्या ट्रीटमेंट गाइडलाइन रखनी है। लास्ट एरिया ऑफ कंसर्न कौन सा है? आउटकम। आउटकम। आउटकम में हम देखते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस कैसी। जैसे एसएनसीयू में अगर हम देखें तो कितने बच्चे रेफर हुए, कितनी डेथ हुई, कितने लामा हुए, कितनों को सेप्सिस हुआ, ये सारी चीजें हमारी आउटकम में आती हैं, ठीक है? तो आप लोग एरिया ऑफ कंसर्न का महत्व समझ गए हैं? एनीवन जी आंसर करेंगे? ठीक है। जी अभी सर। जब चेकलिस्ट को और अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। जस्ट ये आपका एक कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से एरिया ऑफ कंसर्न है। फिर मुस्कान स्टैंडर्ड के अनुरूप हमें अगर डेवलप करना है तो मुस्कान में बच्चों के लिए है, तो सबसे पहले हमें बच्चों चाइल्ड फ्रेंडली हॉस्पिटल डेवलप करना पड़ेगा। चाइल्ड फ्रेंडली हॉस्पिटल डेवलप करने के लिए हमें कैसा एम्बियंस चाहिए जो बच्चों को पसंद हो, ठीक है ना? तो बच्चों को सबसे ज्यादा क्या पसंद होता है? जो लोग बैठे हुए हैं, जो आप जब बच्चे थे तो आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आता था? एनीवन? टॉयज सर खिलौने अच्छे लगते थे। खिलौने अच्छे लगते थे। तो यही सारी चीजें हमें अस्पताल में चाइल्ड फ्रेंडली हॉस्पिटल डेवलप करना है सबसे पहले, कि बच्चों को हमें बच्चों की तरह ही ट्रीट करना है। अपने यहाँ इंडिया में अभी इमोशंस की कोई कदर नहीं होती है। बाकी कंट्रीज में आप देखिए कि जब भी बच्चों को उपचार के लिए लाते हैं अस्पताल में तो डॉक्टर्स उनको उनके मेंटल स्ट्रेस का बहुत ध्यान रखते हैं, ठीक है? और अपने यहाँ क्या होता है कि अगर बच्चे को इंजेक्शन लगवाना है, हॉस्पिटल में लेके आए, बच्चा डर रहा है तो मम्मी पापा दो तमाचे लगाते हैं और सीधा खड़ा कर देते हैं कि लो लगा दो। हमारा नर्सिंग ऑफिसर या डॉक्टर्स भी उसको वैसे ही रोते हुए कंडीशन में ही उसको सुई लगा देते हैं। क्लियर? तो ये एक्चुअली प्रैक्टिस अभी तक चल रही थी।
इससे बच्चे का स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ता है, वो डरता है फिर, ठीक है, बच्चों के मन में फियर आ जाता है। अगर हम बच्चे को कंफर्टेबल करें, बच्चा फ्रेंडली इन्वायरमेंट डेवलप करें, चाइल्ड फ्रेंडली, तो निश्चित तौर पे उसका मेंटल स्ट्रेस बहुत कम रहेगा। फिर जो इफेक्टिविटी आती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। तो इस उद्देश्य से अब भारत सरकार ने इस इनिशिएशन को इंडिया में लाना शुरू किया है। कई बार आप फेसबुक में या कहीं आपने ट्विटर या यूट्यूब में वीडियो देखे होंगे बहुत सारे डॉक्टर्स के, कि वो बच्चों जैसे ही चेयर में बैठते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं और फिर धीरे धीरे उनको अपने साथ कंफर्टेबल करके उनका इम्यूनाइजेशन करते हैं या उनको कोई मेडिकेशन देते हैं। तो ये सब स्ट्रेटजी बहुत अच्छी होती है, इससे बच्चे का स्ट्रेस लेवल और हीलिंग बहुत फास्ट होती है, ठीक है। तो इन सब चीजों को हमें अब डेवलप करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम अपनी फैसिलिटी का जो रेफरल होता है उसको रेफरल ऑडिट करें, कि हम बच्चे को क्यों रेफर कर रहे हैं, क्या कारण है, ठीक है। तो इन सब चीजों को ऑडिट करके देखें कि हम अपने यहाँ ही कितनी अच्छी सर्विसेज डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स हमें डेवलप करने होंगे, ठीक है। इन्फेक्शन कंट्रोल गाइडलाइंस डेवलप करनी होंगी अपने हॉस्पिटल में। राज्य द्वारा जो जारी गाइडलाइन है उसको इम्प्लीमेंट करना होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो डेथ है इस समय सेप्सिस से है। हमारी इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस बहुत पुअर होती हैं, और अगर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस पुअर है तो कहीं ना कहीं बच्चों को सेप्सिस होता है और हम फिर हायर एंटीबायोटिक्स की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें इस स्ट्रेटजी से जाना है कि हमारे के सारे प्रोटोकॉल्स अब इम्प्लीमेंटेड हो, ठीक है ना। हमारा बिहेवियर अच्छा हो, हमारा जो ट्रेनिंग है, मदर्स को काउंसलिंग है, ये सारी चीजें हमारी बहुत अच्छी हो, तो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट पहला स्टेप्स है मुस्कान के लिए कि हमें ई-टेट डेवलप करना है, इमरजेंसी ट्रायस सिस्टम डेवलप करना होगा, ठीक है ना। फिर हमें एसओपीस बनानी होंगी, ठीक है। हमारे को टाइमली रेफरल देखना होगा कि अगर बच्चे को जरूरत है तो रेफर करें, लेकिन जिन बच्चों को आप रेफर कर रहे हैं उनका रेफरल ऑडिट जरूर करिए, ठीक है ना। हमारे को प्रॉपर काउंसलिंग करनी होगी फैमिली की, कि इस कारण बच्चे का ट्रीटमेंट अभी ऐसा चल रहा है, फर्दर हमारा ये सारे स्टैंडर्ड्स हम मुस्कान में एक एक के एरिया ऑफ कंसर्न वाइज फिर पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा हमारा फोकस होगा कि ब्रेस्ट फीडिंग हमें जल्दी शुरू करनी है। जितनी जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट होगी जितना अच्छा होगा, उससे बच्चे का ग्रोथ, मेंटल लेवल बहुत अच्छा स्ट्रांग होता है, ठीक है ना। तो हमें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करना होगा, इन चीजों पे हमें ध्यान देना है, ठीक है ना। कंगारू मदर केयर, इन्फेक्शन कंट्रोल में हैंड वॉशिंग प्रैक्टिसेस। अभी इन्फेक्शन कंट्रोल का हमारे पास एक स्टडी आया है 7-8 दिन पहले। उस स्टडी में ये आया है कि मध्य प्रदेश की एसएनसीयू में कार्यरत 90% नर्सिंग ऑफिसर को हैंड वॉशिंग नहीं आता है। दिस इज रियली अनएक्सेप्टेबल। या तो स्टडी गलत है या स्टडी सही है, तो फिर ये तो बहुत ही गलत सिनेरियो है। मतलब बिल्कुल भी हम इस डेवलपिंग कंट्री में यहाँ पहुंच रहे हैं और हमारे नर्सिंग ऑफिसर और डॉक्टर को हैंड वॉशिंग के प्रॉपर स्टेप्स नहीं आते हैं या हम हैंड वॉशिंग नहीं करते हैं। हम आपके साथ में ये स्टडी शेयर भी करेंगे, और लेटेस्ट स्टडी है बिल्कुल, ठीक है। तो ये देखिए कि सबसे पहला पेशेंट हमारे लिए जो बच्चा आता है वो माँ के पेट में बिल्कुल स्टेराइल एनवायरनमेंट में होता है, और अगर जब वो डिलीवर्ड हो जाता है उसके बाद उसको इतने इन्फेक्शन देना शुरू करते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या कर रहे हैं। अगर हमारे पास में हमारे को हैंड हाइजीन नहीं आता है, और ये केवल इन्फेक्शन हम बच्चे को नहीं दे रहे हैं, हम अपने साथ भी ले जा रहे हैं इन्फेक्शन। एक ग्लोबल लैंडसेट में स्टडी किया हमने, तो सबसे ज्यादा जो डिसेबल्ड या लो इम्यून बच्चे पैदा हो रहे हैं वो मेडिकल फील्ड में काम करने वाले लोगों के हो रहे हैं। उसमें स्टडी आप पढ़िएगा, गूगल और इंटरनेट पे, गूगल पे, यूट्यूब पे अवेलेबल है। और उसमें 60% जो बच्चे लो इम्यून या मेंटली रिटार्डेड या स्पेशल चाइल्ड हो रहे हैं,
वो 60% डॉक्टर्स के हैं, 50% नर्सिंग ऑफिसर्स के हैं और 30% रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के हैं। तो इस तरह की चीजें सामने आ रही है, कहीं ना कहीं हमारी प्रैक्टिसेस को रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारी फैमिली में। तो इन चीजों को हमें इम्प्रूव करना है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट का डिसइंफेक्शन, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आईपीसी हमें बहुत इम्प्रूव करनी है, ठीक है। फिर हम डॉक्यूमेंटेशन में देखेंगे अगर, तो जस्ट सॉरी सॉरी फिर हमें अपने डॉक्यूमेंटेशन को इम्प्रूव करना होगा ताकि हम प्रॉपर ऑडिट कर पाए, क्योंकि अगर हम डिले डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है। तो इसलिए हमको थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन को इम्प्रूव करना होगा। तो एडमिशन, केस सीट रिकॉर्ड, डिस्चार्ज, रेफरल सीट, स्टॉक, ये सारी चीजें हमें इम्प्रूव करनी होंगी, ठीक है। फिर हमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि रेशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का रेशनल यूज करना है। अगर एंटीबायोटिक का रेशनल यूज नहीं कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि बच्चा आया और ठीक होके चला जाए। क्या हम इसी उद्देश्य से काम कर रहे हैं? आंसर करेंगे कि बच्चा आए और ठीक होके चला जाए। टीम आंसर करेगी। एनीवन? मेरी आवाज आ रही है ना सबको? डॉक्टर शिवेंद्र? हेलो जया? हेलो। 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 जी सर, नहीं खाली ठीक ही करना उद्देश्य नहीं रहता, जी ये भी रहता है कि भाई उसका कोई आगे जाके उसका पुअर आउटकम, लॉन्ग टर्म इफेक्ट ना हो। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ बच्चा आया और ठीक होके चला जाए, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्वालिटी ऑफ केयर हमारी इम्प्रूव होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे जी सर। जैसे बच्चा आया, फीवर की कंप्लेन में आया, और हम उसको अगर हायर एंटीबायोटिक दे रहे हैं, निश्चित तौर पे वो ठीक होके चला जाएगा। पर उसका बाद का फ्यूचर क्या होगा? सर अगर हायर एंटीबायोटिक अपन दे देंगे तो एक तो चाहे उसको डायरिया के चांसेस हो सकते हैं, जी दूसरा फंगल इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाएगी क्योंकि हायर एंटीबायोटिक से इम्यूनिटी भी लोअर साइड चली जाएगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और उसको एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस हो सकता है, जी ठीक है सर। ना। तो इसलिए हमारे पास एंटीबायोटिक पॉलिसी होनी चाहिए, और जब हमारी आईपीसी अच्छी रहेगी तो एंटीबायोटिक्स का रेशनल यूज होगा, ठीक है। ओके सर। तो इसके लिए हमें फिर निरंतर ट्रेनिंग्स लेनी होंगी, इन चीजों पे ध्यान रखना होगा, ठीक है ना।
तो हम बेसिकली इन सब चीजों को ध्यान रखेंगे तो हमारा हॉस्पिटल का इम्प्रूवमेंट निश्चित तौर पे होगा। और डॉक्टर पटेल आपका माइक ऑन है शायद। ओके, भाई कौन है तो क्या? सब हाँ, तो सबसे पहले अब हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम अभी तक एक ही फील्ड में काम करते थे कि एक एरिया को इम्प्रूव करें। अभी एनक्यूएस आने के बाद या मुस्कान आने के बाद हम अपने डिपार्टमेंट को मल्टी डायमेंशन में इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम सीखेंगे कि मुस्कान स्टैंडर्ड के अनुरूप हमें कैसे अस्पताल अपने डिपार्टमेंट को डेवलप करना है। ठीक है ना? तो मुस्कान आपको चेकलिस्ट दिख रही है सभी को ये स्क्रीन पे? दिख रही है सर, सभी को दिख रही है। वेरी गुड। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि हमें नंबर कैसे भरना है इसमें। तो नंबर भरने का क्राइटेरिया कितना होता है? कितने नंबर हम भर सकते हैं चेकलिस्ट में? सर 0, 1, 2। वेरी गुड। तो 0 कब देना है? 0 कब देंगे हम? 0 देंगे सर जब मतलब बिल्कुल भी वो वाली फैसिलिटी अब लेवल ही नहीं है वहाँ। वेरी नाइस। तो 0 हम तब देते हैं जब कोई भी चीज 50% से कम है। ठीक है। 1 कब देते हैं? जब कोई भी चीज 50% से 99% तक होती है। ठीक है ना? और जब कोई भी चीज 100% होती है तो उसको हम 2 मार्क्स देते हैं। अब आप सीखेंगे कि 0, 1, 2 कैसे देना है। इसके लिए मेरा कर्सर आपको दिख रहा है ना, मैं ये स्क्रीन पे चला रहा हूं तो ये स्क्रीन पे कर्सर दिख रहा है आपको चलता हुआ? Yes, जी sir. सर, बड़े स्क्रीन पे आप सबको दिख रहे हैं सर, बड़ा ओके स्क्रीन चालू हो गया। ओके ग्रेट। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर जो चेकलिस्ट आपको दी गई है इस चेकलिस्ट के अनुरूप अगर यहाँ पर होता है हमारा चेकलिस्ट में रेफरेंस नंबर, मेजरेबल एलिमेंट, चेक पॉइंट, कंप्लायंस कॉलम, असेसमेंट मेथड और मींस ऑफ वेरिफिकेशन। ठीक है। फिर यहाँ देखिए एरिया ऑफ कंसर्न लिखा हुआ है। इस चेकलिस्ट के माध्यम से सिर्फ हम ये सीखेंगे कि हमें 0, 1 और 2 देना है। तो हम कैसे डिसाइड करें कि ये 0, 1 और 2 देना है? क्योंकि नंबर देना ही सबसे पहला बेसिक होता है हमारे हॉस्पिटल का, कि हमारे गैप्स हमें पता चलते हैं। ठीक है। तो आपको फोकस करना है चेक पॉइंट पे। चेक पॉइंट पे अगर कोई भी जो हमारा स्टैंडर्ड लिखा हुआ है चेक पॉइंट पे, अवेलेबिलिटी ऑफ इमरजेंसी मेडिकल प्रोसीजर। अवेलेबिलिटी ऑफ इमरजेंसी मेडिकल प्रोसीजर अगर हमारे इमरजेंसी विभाग में है और हमें नंबर देना है तो कैसे देंगे? ठीक है ना? तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन आपको दिख रहा होगा। मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन, मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन में लिखी सभी सर्विसेज को हम काउंट करते हैं। ठीक है। तो जैसे अगर यहाँ पर 8 सर्विसेज लिखी हुई है तो ये 8 सर्विसेज हमारे अस्पताल में या हमारे डिपार्टमेंट में प्रदान की जा रही है कि नहीं। अगर ये 8 सर्विसेज की 8 प्रदान की जा रही हैं तो हम इसको 2 नंबर दे सकते हैं। लेकिन अभी भी 2 नंबर देने के लिए हम वेट करेंगे। कैसे वेट करेंगे? हम यहाँ असेसमेंट मेथड में आएंगे। असेसमेंट मेथड कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की असेसमेंट मेथड होती है? एनीवन? सर 4 होते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, 4 प्रकार। तो 4 प्रकार की असेसमेंट मेथड होती हैं। पहला होता है एसआई यानी स्टाफ इंटरव्यू, आप लिख लीजिए अपनी डायरी में। फिर होता है ओबी यानी ऑब्जर्वेशन। ठीक है। फिर आपको मिलेगा कहीं पीआई यानी पेशेंट इंटरव्यू, और आरआर यानी रिकॉर्ड रिव्यू। इस तरह से आपको हर चेक पॉइंट, जो भी ये चेक पॉइंट्स है उसके सामने आपको असेसमेंट मेथड कोई ना कोई मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है।
अब हम ये निश्चित करेंगे कि हमें 2 नंबर अगर कंप्लायंस कॉलम में भरना है, ठीक है ना, तो कंप्लायंस कॉलम में 2 नंबर भरने के लिए पहला हम मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन देखेंगे। मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन के बाद हम असेसमेंट मेथड को देखेंगे। असेसमेंट मेथड में जो लिखा हुआ है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है असेसमेंट मेथड में एसआई और ओबी, तो मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन में लिखी हुई सर्विसेज को स्टाफ इंटरव्यू से कंफर्म करेंगे और ओबी से उसको देखेंगे कि वहां पर डॉक्यूमेंट्स या मशीन अवेलेबल है कि नहीं, जैसे स्नेक बाइट पॉइजनिंग, तो ये हमारे ऑफिस नर्सिंग ऑफिसर डॉक्टर्स को आता है कि नहीं आता है, ये हम देखेंगे। मैनेज करना स्टाफ इंटरव्यू से और ओबी से, इसके बाद हम कंप्लायंस कॉलम में 2 नंबर भरेंगे, ठीक है। तो 2 नंबर देना ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, या 0 नंबर देना है 1 नंबर देना ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा बेसलाइन असेसमेंट कैसा है और हमारे पास क्या क्या गैप्स है। तो अगर हमारे मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन में 8 सर्विसेज लिखी हैं और 8 में से 8 सर्विसेज अगर हम प्रदान कर रहे हैं, तो हम क्या संस्था को 2 नंबर देंगे? आंसर करिए। नहीं सर। क्यों नहीं देंगे? उसमें से आपकी दो हाँ बताइए बताइए। मीन्स ऑफ उसमें प्रिया आपकी आवाज नहीं आ रही, बताइए। दो दो मोबाइल प्रिया बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर, आवाज आ रही? हाँ अभी आ रही है, बोलिए। सर इसमें पूरे फुलफिल नहीं हुए थे मीन्स ऑफ उसके। नहीं, अगर मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन में 8 सर्विसेज लिखी हैं, 8 में से 8 सर्विसेज वहां अवेलेबल हैं, तो क्या हम 2 नंबर देंगे या नहीं देंगे? 8 अवेलेबल है सर, तो फिर 2 नंबर देंगे। वेरी गुड। और अगर मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन में लिखी 8 सर्विसेज हैं, 8 अवेलेबल हैं, पर जब हमने स्टाफ इंटरव्यू किया तो स्टाफ को 7 सर्विसेज के बारे में पता है, 8वें सर्विसेज के बारे में वो आंसर नहीं दे पाए, तो हम कितना नंबर देंगे? सर 1 नंबर देंगे। 1 नंबर देंगे। वेरी गुड। और अगर 8 सर्विसेज अवेलेबल भी हैं और स्टाफ ने 8 सर्विसेज के बारे में बता दिया, लेकिन उनके पास उन सर्विसेज को मैनेज करने के लिए इक्विपमेंट नहीं है, तो कितना नंबर देंगे? सर 1 नंबर ही देंगे। 1 नंबर ही देंगे कि 0 नंबर देंगे? हाँ सर, 0 दे सकते, गोल्डन रूल के हिसाब से। 0 ही वो देंगे ना, fulfill नहीं क्योंकि हाँ हाँ सर 0 हाँ देंगे। देखिए, इसीलिए बोलता हूँ कि असेसमेंट में असेसमेंट मेथड को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। उदाहरण के तौर पर, अब आपके पास में अगर स्नेक बाइट का मरीज आया, ठीक है ना, और आपको स्नेक बाइट कैसे लगाना है ये प्रोटोकॉल भी पता है, आपके पास स्नेक बाइट सर्विसेज भी अवेलेबल हैं, लेकिन आपके पास एएसबी, हमें स्टेट 8 से 10 बॉयल लगाते हैं पर आपके पास 2 ही बॉयल हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? उसको अपने यहाँ 0 ही नंबर, क्योंकि 2 बॉयल तो यूजलेस है उसके लिए। क्लियर ना? तो इस तरह की चीजें होने पर हमें जुडिशियली देखना पड़ता है। तो असेसमेंट मेथड फॉलो करके जब हम चेकलिस्ट को भरते हैं तो क्लियरिटी आती है। तो समझ गए आप लोग कि कैसे चेकलिस्ट भरना है? अब आंसर करेंगे? जी सर। ठीक है। तो जब आप लोग असेसमेंट करेंगे तो इस तरह से आपको असेसमेंट के बाद स्कोर शीट जनरेट होगी, जिसमें आपको डिपार्टमेंट का स्कोर, एरिया ऑफ कंसर्न वाइज स्कोर इस तरह से आएंगे, ठीक है।
फिर हमारा ओवरऑल डिपार्टमेंट का या हॉस्पिटल का स्कोर आएगा। हमें ध्यान रखना है कि अगर हमें नेशनल क्वालिफाई करना है तो ओवरऑल डिपार्टमेंट का स्कोर 70% से ज्यादा होना चाहिए। हर एरिया ऑफ कंसर्न वाइज स्कोर हमारा 70% से ज्यादा होना चाहिए, जो ये लिखे हुए हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है स्टैंडर्ड वाइज स्कोर, यानी ये जो स्कोर लिखे हुए हैं ये 50% से ज्यादा होने चाहिए। जब हमारा इतना क्राइटेरिया फुलफिल होता है तब हम नेशनल सर्टिफाई होते हैं, हमारे जो असेसर्स आते हैं, ठीक है ना। अब इम्पोर्टेंट है कि हमने असेसमेंट कर लिया, अब अपने हॉस्पिटल में गैप भी मिल गए, कैसे इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। तो सबसे पहले एक टीम बनाइए। जैसे हमारे पास मुस्कान में 4 डिपार्टमेंट है, एसएनसीयू, पीडियाट्रिक वार्ड, पीडियाट्रिक ओपीडी, एनआरसी। तो ये 4 डिपार्टमेंट में एक डॉक्टर का और एक नर्सिंग ऑफिसर का टीम बनाइए और उनको असेसमेंट के लिए चेकलिस्ट दीजिए कि आप पहले अपने डिपार्टमेंट का सेल्फ असेसमेंट करें। सेल्फ असेसमेंट में जिन बिंदुओं में उन्होंने अपने आप को 0 और 1 दिए हैं उनकी एक रिव्यू बैठक बुलाइए, ठीक है ना। और रिव्यू बैठक में फिर डिस्कस करिए कि किस तरह से उनके गैप्स को क्लोज करना है। इसी प्रकार की रिव्यू बैठक होती है ना आपकी। आप लोगों का स्टेटस तो ऐसा नहीं है ना ट्रेनिंग में अभी। डॉक्टर शिवेंद्र, नहीं, अभी सब जगह हुए हैं सर। अभी जी, सर सब जगह है। ओके ओके ओके, लाइक दिस। हाँ बिल्कुल। ग्रेट सर ग्रेट अभी ग्रेट। मेन स्क्रीन में आपको दिख भी रहा होगा सर। अच्छा, मैं अभी देख सब नहीं जग पा रहे रहा। हैं। ओके ओके, ठीक है। ठीक है, तो फिर रिव्यू बैठक बुलाइए। रिव्यू बैठक में उनके साथ डिस्कस कीजिए कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में हमारे 0-1 मिले हुए हैं और उनको कैसे क्लोज करना है। रिव्यू बैठक में कभी भी डांट फटकार ये सब नहीं करना है। बहुत साइलेंटली हमें डिपार्टमेंट के लोगों की बातों को सुननी है और उसके बाद फिर डिस्कस करना है कि कैसे इम्प्रूव करना है, ठीक है। एक प्लानिंग बनाइए कि क्या स्ट्रेटजी होगी हमारी और हम कैसे इम्प्रूव करेंगे। इसके बाद जब भी असेसमेंट करिए तो एक इस तरह का गैप रिपोर्ट बनाइए। जिन बिंदुओं में 0-1 मिले हैं तो उस बिंदु का नाम लिखिए कि उसमें 0-1 मिला है, जिसमें फिर उसको क्लोज करने के लिए हमें क्या करना है वो लिखिए, कितने दिन में हम क्लोज कर लेंगे और उस गैप को क्लोज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ठीक है। इस तरह की एक गैप रिपोर्ट बनाइए। गैप रिपोर्ट हमारा बेसिक होता है और इसको बनाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। इसके बाद फिर हम जब गैप रिपोर्ट बना के क्लोज कर लेते हैं तो फिर नेशनल असेसमेंट के लिए अप्लाई करते हैं। जब नेशनल असेसमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स हमें भारत सरकार को सक्षम पोर्टल के माध्यम से प्रेषित करना होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स राज्य राज्य द्वारा बनाकर आपको दिए गए हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको खुद अपने स्तर से बनाने होंगे, जैसे टीम, जो मैंने पहले बोला था, टीम और उसके बैठक के मिनट्स ऑफ मीटिंग। तो आपको बैठक करनी है और उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग होने चाहिए। आपको प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट करना है, मेडिकल ऑडिट करना है, डेथ ऑडिट करना है, तो इनके आपको ही डॉक्यूमेंट बनाने होंगे। बायोमेडिकल वेस्ट का ऑथराइजेशन, एसएनसीयू का इलेक्ट्रिक ऑडिट, ठीक है। ये सारी चीजें आपको अपने संस्था स्तर पर करके डॉक्यूमेंट बनाने होंगे और ये डॉक्यूमेंट बना के जब आप भेजेंगे तो राज्य सरकार फिर भेजेगी भारत सरकार को और फिर हमारी संस्था का असेसमेंट होगा। आज जो ट्रेनिंग आपको दी जा रही है कंटिन्यू, उसके बाद आपको बाकी आपकी जो सीएससी है और सिविल हॉस्पिटल जहां से आप डिपार्टमेंट चयनित कर रहे हैं वहां पर भ्रमण करके और उन चीजों को आपको बताना है कि कैसे असेसमेंट होगा, क्या गैप्स हैं, कैसे क्लोज होंगे, और इसके बाद फिर उसको क्लोज करके और हमें अपने हॉस्पिटल को डेवलप करना है। हम हमेशा गवर्नमेंट सेटअप में फाइट करते रहते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेस नहीं।
जबकि मैं बहुत श्योर हूं कि अभी वर्तमान में जो रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, अगर आप उनको प्रॉपर यूटिलाइज करें तो डेफिनेटली हम अपने एम को अचीव कर सकते हैं। 100% रिसोर्सेज कहीं अवेलेबल नहीं होते हैं, पर जो अवेलेबल रिसोर्स है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरी तरफ से कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे असेसमेंट करना है, ये सेशन कंप्लीट होता है। आपको कुछ पूछना, कुछ आपकी क्वेरीज है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अन्यथा फिर नेक्स्ट सेशन जया कंटिन्यू करेंगी आपके साथ में, और फिर मैं इस बैठक से क्विट करूंगा। तो एनीवन कोई क्वेश्चन हो? अदरवाइज जया फिर कंटिन्यू करेगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू डॉक्टर शिवेंद्र एंड टीम अनूपपुर। मैं बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ कि मैं आ नहीं पाया हूँ फिजिकली आप सबके पास, पर डेफिनेटली नेक्स्ट मंथ या जल्दी प्लान करके आएंगे और एक बार फिजिकली जरूर डिस्कस करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अपनी संस्था का असेसमेंट करके और संस्था को एनक्यूएस और मुस्कान मापदंड अनुरूप विकसित कर लेंगे, और ये अच्छा प्लेटफॉर्म है आप जो मेहनत कर रहे हैं उसको रिकॉग्नाइज करवाने का। ठीक है, इसमें इंसेंटिव भी है, तो ये सारी चीजें बड़ी बेनिफिट्स होती हैं। आपको ऑलमोस्ट 12 लाख रुपए हर साल इंसेंटिव मिलेगा सिर्फ मुस्कान का, और अगर एनक्यूएस भी सर्टिफाई हो जाते हैं तो कम से कम आपका 30 से 32 लाख रुपए का इंसेंटिव हर साल इनक्वास में आता है। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा अमाउंट हो जाता है, हैंडसम अमाउंट अपने डिपार्टमेंट को डेवलप करने के लिए। सो थैंक यू डॉक्टर शिवेंद्र एंड टीम अनूपपुर ये कार्यशाला आयोजित करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। आप ऑनलाइन रहें क्या? कल नहीं, कल नहीं, जया कंटिन्यू करेंगी। ठीक है, वैसे आज ही सबको बुला लिया होगा ना आपने? डॉक्टर शिवेंद्र, सारे पार्टिसिपेंट्स तो आज ही आ गए होंगे ना? सर कल रहेंगे क्या आप? नहीं नहीं, कल मैं नहीं अवेलेबल हूँ। सर ठीक है, तो सारे पार्टिसिपेंट्स तो आज ही आ गए होंगे मैक्सिमम। हाँ सर, सारे पार्टिसिपेंट्स हैं तो आज ही सारे सेशन फिनिश कर देंगे। सर। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके जय, यू कैन कंटिन्यू। ओके सर, थैंक यू। Good afternoon, everyone. आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है क्या? हाँ जी मैडम। ओके, सो सर ने चेकलिस्ट के बारे में बता दिया, एरिया ऑफ कंसर्न के बारे में बता दिया, सर्टिफिकेशन क्यों जरूरी है, उसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, ये सारी चीजें बता दी हैं। मैं आपको सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूंगी सर्टिफिकेशन के क्राइटेरिया से, और उसकी हम प्रिपरेशन कैसे आगे कर सकते हैं उसकी। ठीक है, तो मेरी वॉइस सबको ऑडिबल है? जी मैडम। और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि अगर मुझे इंटरेक्टिव कुछ चीजें करनी हुई या मुझे आपसे बात करनी होगी तो आप लोग डेफिनेटली मुझे आंसर करेंगे। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं सर्टिफिकेशन क्राइटेरिया की एंड प्रिपरेशन की। तो हमारी प्रिपरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट है मुस्कान का रैपिड इम्प्रूवमेंट इवेंट।
रैपिड इम्प्रूवमेंट इवेंट, अगर आप लोग बहुत लोग लक्ष्य से अवेयर होंगे या किसी भी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम या क्वालिटी प्रोग्राम से अवेयर हैं, तो आपको पता होगा कि हमको एक एविडेंस ऑफ प्रूफ ऑफ रैपिड इम्प्रूवमेंट दिखाना पड़ता है। रैपिड इम्प्रूवमेंट में होता है कि थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन या थ्रू आउट द प्रिपरेशन ऑफ सर्टिफिकेशन हमने क्या क्या चीजें इम्प्लीमेंट करी हैं अपने संस्था पे, और उसका हमारे कार्यशैली पे या हमारी संस्था के जो परफॉर्मेंस है उस पर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है, उसका इम्पैक्ट हमको दिखाना होता है। तो मुस्कान के जो 6 रैपिड इम्प्रूवमेंट इवेंट होते हैं उसमें सबसे पहला होता है ईटेट एंड रेफरल मैकेनिज्म। जैसा कि सर ने की स्ट्रेटजीज में और मुस्कान इम्प्लीमेंट करने के लिए भी बताया था कि सबसे पहले हमको अपनी संस्था में ईटेट, इमरजेंसी ट्राइजिंग असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट को जो कि एक इमरजेंसी, जैसे हमारी बाकी फैसिलिटीज में इमरजेंसी रूम होता है, सेम वे में मुस्कान के लिए पेडियाट्रिक इमरजेंसी ट्रीटमेंट सर्विसेज डेवलप करनी है और उसको उस हिसाब से रन करना है कि हमारे यहाँ पे पेशेंट का फुटफॉल बढ़े, उनकी केयर जो है वो अच्छे से हम कर पाए और उनका रेफरल कम से कम हो, और अगर हो रहा है रेफरल तो एक ऐसे मैकेनिज्म और इतने स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन मैकेनिज्म के थ्रू हो कि हमारा बच्चे को कोई हार्म नहीं हो, वो उसको जो भी ड्यू केयर है उसको प्रोवाइड हो पाए। ठीक है। सेकेंड, जैसे कि हमको पता है पेडियाट्रिक बोर्ड में केएमसी एंड ऑल का कितना इंपॉर्टेंस होता है, एफपीसी का होता है, तो केएमसी एंड डेवलपमेंट सपोर्ट केयर में आपका एफपीसी मतलब ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करनी है और उसको और अच्छे से करना है। जैसे कुछ हमारे स्टेट के टारगेट्स होते हैं, 1 घंटे करना है, 2 घंटे करना है, तो उन चीजों को हम और बेटर वे में कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें हमको एविडेंटली एक रिकॉर्डेड तरीके से तैयार रखनी होगी। देन थर्ड वन इज इन्फेक्शन प्रिवेंशन। इन्फेक्शन प्रिवेंशन में आपका बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपरली एंड आपका हैंड हाइजीन और आपके HAI जो होते हैं विच इज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ये सब रेट्स को हमको मेजर करना है। हमने जो इन्फेक्शन कंट्रोल के जो भी मेजर्स अपने अस्पताल में अपने संस्था में लागू किए हैं उसके बाद उन इंडिकेटर्स में या उस डेटा पे क्या चेंजेस आ रहा है, ये सारी चीजें हमको मेजर करके रखनी है। ये हमारा थर्ड रैपिड इंप्रूवमेंट इवेंट होगा। देन फोर्थ इज रिकॉर्ड कीपिंग। हमारे सारे हॉस्पिटल में, सारे संस्थाओं में जितने भी सरकारी हैं, हम सब बहुत काम करते हैं। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि हम ओवरबर्डन है, लेस स्टाफ है, एवरीथिंग इज देयर, वी एक्सेप्ट ऑल्सो, बिकॉज हम जाते हैं देखते हैं वहां पे कि लिटरली बहुत कम स्टाफ के साथ लोग काम करते रहते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि हम कभी इसको एविडेंटरी बेसिस पे प्रेजेंट नहीं कर सकते बिकॉज देयर इज नो रिकॉर्ड। हम 10 चीजें करते हैं बट मैक्सिमम हम 2-4 चीजें ही रिकॉर्ड कर पाते हैं। फॉर दैट हमने अगली 6 चीजें करी भी हैं तो उसका कुछ एविडेंस हमको मिल नहीं पाता है, या फिर अगर हम बड़े फोरम में या बड़े लेवल पे उस चीज को प्रेजेंट करना चाहे कि हमको HR की डिमांड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो हम उस चीज को कभी जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं कि क्यों चाहिए, क्योंकि पेपर बेस पे हमारे पास कुछ भी अवेलेबल एज इन नहीं होता है। सो फॉर दैट रीजन कि जितनी भी चीजें हम करेंगे यहाँ पे, एडमिशन हो गया, डिस्चार्ज हो गया, रेफरल हो गया, केएमसी हो गया, एफपीसी हो गया, पेशेंट को आने में जितना उनके अस्पताल में आने से लेकर के उनकी दवाई लेकर के या कंप्लीट केयर लेकर के ओपीडी से जाने तक का टाइम रिकॉर्ड हो गया, एवरीथिंग वी हैव टू रिकॉर्ड। देन fifth rapid improvement event is clinical protocols. In adherence with the clinical protocol and record keeping, जितनी भी हम कोर सर्विसेज, कोर क्लिनिकल केयर अपने पेशेंट्स को, अपने बच्चों को प्रोवाइड करते हैं अपने चारों पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट में, वो सारी चीजें हमको स्ट्रेंथन करनी है और उसके एविडेंटली जो भी चीजें हैं वो हमको रिप्रेजेंट करनी होगी एज द रैपिड इंप्रूवमेंट इवेंट। एंड द थर्ड वन इज रिस्पेक्टफुल एंड पार्टिसिपेटरी केयर। तो आपकी जो FPC होती है, फैमिली पार्टिसिपेटरी केयर, एंड दैट टू इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर, दैट इज आवर 6th पिलर ऑफ रैपिड इंप्रूवमेंट इवेंट। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये चीजें अगर हम करेंगे तो हमें उनको शोकेस भी करना, उसके पास हमारे पास एविडेंटरी डॉक्यूमेंट और उसके जो इंडिकेटर्स होते हैं या परफॉर्मेंस के जो भी लेवल पे हम चीजें चेंज कर रहे हैं, वो चीजों का हम लोगों के पास एविडेंस हमको शोकेस करना रहेगा। एम आई क्लियर? इसमें कुछ आगे जो भी चीजें हैं हम आगे फर्दर एक्सप्लेन कर लेंगे। देन ये हमारा सर्टिफिकेशन प्रोसेस होता है जो कि सर ने ऑलरेडी बता दिया है, बट स्टिल मैं एक बार आपको बताती हूँ। अभी
आज के ट्रेनिंग के बाद, आज और कल जो भी आपकी 2 दिन की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद डीएच या जितनी भी संस्थाओं के लोग आज यहाँ पे जुड़े हुए हैं, अपनी संस्थाओं में एक टीम या फिर जो भी लोग यहाँ पे ट्रेंड होके जा रहे हैं, उन्हें अपने पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट्स, जैसे जहां जहां भी जो जो डिपार्टमेंट फंक्शनल है, जैसे डीएच में एनआरसी, पेडियाट्रिक ओपीडी, एसएनसीयू, और एक और डिपार्टमेंट होता है आपका, 1 मिनट, जस्ट पेडियाट्रिक वार्ड, पेडियाट्रिक ओपीडी एंड एनआरसी एंड एसएनसीयू, ये चारों डिपार्टमेंट का असेसमेंट करना है। सीएचसी या सिविल हॉस्पिटल से जो लोग जुड़े हुए हैं, अभी हमारी चेकलिस्ट में 2 ही डिपार्टमेंट एडेड हैं, एक है पेडियाट्रिक ओपीडी आपका और दूसरा एनबीएसयू। तो उन दोनों डिपार्टमेंट का आपको इंटरनल असेसमेंट करना है। ये इंटरनल असेसमेंट आपको राज्य में भी भेजना पड़ेगा और उस इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे हमें पता चलेगा कि अभी हम इस 100% की चेकलिस्ट में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि इसमें स्कोरिंग होगी। ठीक है, स्कोरिंग के बाद जब हम कुछ इंप्रूवमेंट करेंगे, ये हमारा बेसलाइन असेसमेंट कहा जाएगा, इंटरनल बेसलाइन असेसमेंट। उसके बाद जो भी हम इंप्रूवमेंट करते जाएंगे, जहां हमारा स्कोर 70% प्लस हो जाता है, तब हम उसको फर्दर असेसमेंट के लिए भेजेंगे, तब राज्य को भेजेंगे, स्टेट, उसके बाद हमारा स्टेट असेसमेंट किया जाएगा। स्टेट असेसमेंट पे यदि हम क्वालिफाई होते हैं, तो क्वालिफाई करने के बाद हमको कुछ डॉक्यूमेंट्स, जिसकी लिस्ट मैं आपको दिखा दूंगी, उन डॉक्यूमेंट्स के साथ हम ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने राज्य को प्रेषित करेंगे और राज्य सरकार ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है एनएचएसआरसी को भेजेंगे, जिसके बाद एनएचएसआरसी की टीम के द्वारा आपका नेशनल या फाइनल असेसमेंट किया जाएगा। एंड उस असेसमेंट में पास होने के बाद हमको एक सर्टिफिकेशन मिलेगा कि आज टीएच अनूपपुर या अनूपपुर की कोई भी सिविल हॉस्पिटल या सीएससी जो है वो मुस्कान सर्टिफाइड है। सेम सर्टिफिकेशन क्राइटेरिया हमारे किसी भी लेवल के सर्टिफिकेशन के लिए होता है, वेदर इट इज एनक्वास, काया, लक्ष्य और मुस्कान। ठीक है, मुस्कान के लिए सर्टिफिकेशन के जो क्राइटेरिया होते हैं, तो अभी हम लोग एनपास के बारे में पता है आप सभी लोगों को? उसका सर्टिफिकेशन क्राइटेरिया पता है क्या होता है? डिपार्टमेंट वाइज स्कोर हमारा मैडम कितना एक्सप्लेन होना करते चाहिए? चलेंगे। प्लीज रिस्पॉन्ड। मैडम जी सर। जी सर, आपकी आवाज थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही है। अभी आ रही है क्या? 1 सेकेंड। चेंज नहीं हो रहा, यहाँ चेंज हो रहा है। हेलो मैडम, मेरी आवाज आ रही है आपको?